हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास साइंस। हमारी जो स्टार्टिंग आज हम करेंगे वो केमिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, पहले केमिस्ट्री के कंप्लीट 4 चैप्टर रहेंगे आपके, देन उसके बाद फिजिक्स, देन उसके बाद बायो। वो डेली एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा इसमें, मीनिंग वन शॉट इन वन चैप्टर। ठीक है, तो वन चैप्टर होगा, एक चैप्टर होगा, वो एक ही शॉट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। और मोस्टली वो टॉपिक इंक्लूड करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में, जिसको आप हमारी जो क्लासेस, जैसे भी क्लासेस मैथ में भी हमारी बाइलैंग्वेज क्लासेस है, तो यहाँ पे भी वही रहेगी सेम, बहुत हिंदी एज वेल इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स के अंदर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पे Mg प्लस O2, ये क्या आएगा MgO। ठीक है, या सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, O4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो हमारे बनता है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो हमारे लेफ्ट में होते हैं, जो इस एरो के इस तरफ होते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं आप, इन सभी क्या बोलते हो, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो एरो के इस तरफ जो हमारे राइट में, इसको क्या बोलते हैं आप, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर इसको क्या बोलते हो आप, अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं आप, उत्पाद। ठीक है, ये क्या होता है आपका अभिकारक, ये क्या होता है उत्पाद, और ये क्या होता है रिएक्टेंट, और ये क्या होता है प्रोडक्ट। अब देखिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होती है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक रिएक्शन मतलब वह अभिक्रिया या अभिक्रिया होती क्या है कि जिसके अंदर, ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और यहां पे एक वर्ड यूज है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, यहां पे दो वर्ड यूज है, तो केमिकल रिएक्शन। देखो डेफिनेशन दोनों की सेम है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में यदि मैं इस मैग्नीशियम को वर्डिंग में लिखूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन इसको तो कहोगे आप केमिकल रिएक्शन। मीनिंग जिसको आप शब्दों में लिखो, जैसे मैं इसको यहाँ पे मैग्नीशियम लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, मीनिंग रासायनिक समीकरण। यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं, Mg प्लस O2 क्या बनेगा, ये MgO बनेगा, जिसको आगे बोलते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये मैंने सिंबल की फॉर्म में लिखा है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहां हमारी डेफिनेशन होगी है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता हुआ था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग होता क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण का, यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सपोज कीजिए आपके पास, हम ये एग्जांपल उठा लेते हैं, यहाँ पे ये अभी बैलेंस नहीं, इसको हम बैलेंस करेंगे। Mg प्लस O2, ये आपको क्या देगी यहाँ पे, MgO। क्या देगी आपको यहाँ पे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको एग्जाम में भी गिवन होगा। अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण को हम समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। देखिए यहाँ सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप, एलिमेंट्स
जिसको आप बोलते हो तत्व, ठीक है। यहां पे लिखोगे एटम्स इन रिएक्टेंट, और यहां पे लिखोगे एटम्स इन प्रोडक्ट। भाई उत्पाद के अंदर कितने एटम हैं, ठीक है, प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट के हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मैग्नीशियम के यहाँ पे एटम कितने हैं, रिएक्टेंट, भैया हमारे रिएक्टेंट है जिसको आप अभिकारक बोलते हो। अभिकारक के अंदर कितने एटम इसके है मैग्नीशियम के, 1 है। और यहाँ पे भी कितना है, 1 है। तो ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, 2 है। और यहाँ पे कितना हमारे पास, 1 है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या है आपके पास, 2 आएगा। बट देखो ऑक्सीजन को जब मैं कभी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, यदि ये कंपाउंड की फॉर्म में आ गया तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ये गलत होगा, यहाँ पे नहीं लगेगा इसको 2 को। वो 2 लेगा, जब ये कंपाउंड की फॉर्म में है, यौगिक की फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे लगेगा 2, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट के अंदर ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हुआ नहीं हुआ, प्रोडक्ट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी इसको इक्वल करने के लिए इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम का कहां पर है हमारे पास एटम, ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो अभी मैग्नीशियम में कितने एटम है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। तो देखो रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या हमारी, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के अंदर अभिकारक में तत्वों के अणुओं की संख्या और उत्पाद में तत्व के अणुओं की संख्या यदि बराबर है, तो उसको क्या कहते हो आप, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या फिर आप इसको इंग्लिश में ऐसे कर सकते हो, व्हेन द एटम्स of an element in a reactant is equal to the elements of product atoms are equal, meaning जिसके अंदर जो रिएक्टेंट वाले एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स है, इधर जो रिएक्टेंट वाले एलिमेंट्स है, इनके एटम्स, रिएक्टेंट के एटम्स है टोटल ये, और प्रोडक्ट में जो भी एटम्स है, प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स है उनके एटम्स है, वो क्या आपके इक्वल हो, वो क्या आपके इक्वल हो, उसको क्या कहते हो आप, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हो। मीनिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी एलिमेंट, जो रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट है और प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट है, उसके क्या हो, एटम्स इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या क्या होती है देखिए अभी, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हमारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, when two or more reactant combine with each other, to form a single product,
टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हो आप? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो संयोजन अभिक्रिया। When two or more reactant combine with each other to form a single product, meaning जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ध्यान करिए, जब आपने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे टू और मोर प्रोडक्ट या वन और मोर प्रोडक्ट था, बट यहाँ पे ओनली सिंगल ही प्रोडक्ट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? जुड़ना, कंबाइन होना, ठीक है। और संयोजन का मीनिंग भी क्या होता है? जुड़ना आपस में। सपोज कीजिए वही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, Mg प्लस O2, क्या आएगा यहाँ पे? MgO, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने इसके अंदर? 2 रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या हमारे पास? 1 प्रोडक्ट है। इसका मीनिंग रिएक्टेंट तो आपके पास 2 हो गए और प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? एक ही होगा। उसको क्या बोलते हैं आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो पहचान होती है वो सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल मिलेगा, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट आती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन in which a reactant split into two or more product, split into product, two or more product भी बोल सकते हैं आप, या ब्रेक डाउन भी बोल सकते हो। देखिए क्या होता है, एक रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। क्या जैसे इसके अंदर क्या हुआ, इसकी पहचान क्या होती है? सपोज कीजिए जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CaCO3, ठीक है। इसको यदि मैं हीट करता हूं, ठीक है, तो किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा? ये CaO और CO2 स्प्लिट इनटू या फिर ब्रेक डाउन इनटू, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब कोई भी अभिकारक है 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूटता है तो उसको क्या कहते हो आप? डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो हिंदी के अंदर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं इसको। देखो वियोजन का नाम ही पता चला, डीकंपोज होना, टूटना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे एक आपने क्या ले लिया, एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ये कोई भी एक आपने रिएक्टेंट ले लिया। इसकी पहचान क्या होगी? इस रिएक्शन की पहचान कि इसके अंदर केवल एक ही सिंगल रिएक्टेंट होगा, और इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंदर केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और एक जो रिएक्टेंट है वो किस में टूटेगा? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूटता है। इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहले तो थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल होती है एक तो, जिसको आप बोलते हैं ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल है आपका, इसके अंदर क्या होती है? आपकी ऊष्मा का यूज है, इसके अंदर हीट यूज होती है। ये आपका थर्मल डीकंपोजिशन का ही एग्जांपल है, ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल यही है आपका। ये थर्मल डीकंपोजिशन आपकी, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन है। सेकंड आती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। विद्युत अपघटन, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया और इसमें से मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर, इसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हूं, तो क्या होगा? ये सोडियम अलग हो जाएगा, प्लस में क्लोरीन क्या है? अलग हो जाएगा। सेम एज इट, जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, यदि मैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करता हूं तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। दोनों ही इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं, ये सेकंड होगी इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटन बोलते हैं, जिसको आप विद्युत अपघटन, अपघटन, ठीक है। और जो आपकी लास्ट आती है इसके अंदर डीकंपोजिशन का जो थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट होगी, और जो थर्ड पार्ट है आपका वो आती है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक बोलते हैं इसको,
फोटोलाइटिक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ये सिंपल आपको हीट दी जाती है थर्मल के अंदर। तो यहाँ पे Ag अलग और प्लस ब्रोमीन अलग, Br2, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप्स की होती है। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको आप ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल हीट दी जाती है, तो किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। सेकंड आपकी आती है इलेक्ट्रोलाइटिक। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी एक रिएक्टेंट है, सपोज कीजिए आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, विद्युत धारा को जब हम इसके अंदर पास कराते हैं विद्युत करंट को, तो किस में कन्वर्ट होता है, ये सोडियम और क्लोरीन के अंदर टूट जाएगा ये। फिर लास्ट हमारी आती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और जैसे सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सिल्वर में और ब्रोमीन के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये यूज होती है, जो ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपकी जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इन्हीं से रिलेटेड है दोनों रिएक्शंस, वो अभी उसको करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेक्शन हमारी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मैंने यहाँ पे दोनों साथ लिखे कि दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कॉम्बिनेशन अपोजिट है डिकम्पोजिशन के, ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक की रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मी और एक्सोथर्मी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ऊष्मा से भी अभिक्रिया। एक्सो का मीनिंग क्या था, एग्जिट होना, मीनिंग जब भी कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी अभिक्रिया होगी, तो उसमें से हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, उसको तो बोलते हो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसके अंदर हीट इवोल्व होगी, मीनिंग जो अपने आप हीट को अपने अंदर लेगी, उसको बोलते हैं आप एंडोथर्मिक, ठीक है। आप देखिए हीट इज रिलीज, इसके अंदर क्या होता है, हीट इज रिलीज, हीट रिलीज होगी इसके अंदर, और हीट क्या होगी इसके अंदर, इवोल्व होगी, हीट क्या होगी, इवोल्व होगी। हीट इसके अंदर जाएगी और इसके अंदर हीट क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। इसके अंदर हीट निकलती है और इसके अंदर हीट इवोल्व होती है, अंदर जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए, हम एक एग्जांपल से इसके समझते हैं कि इसके अंदर एग्जांपल क्या है। सपोज कीजिए आपने मीथेन ले लिया यहाँ पे CH4, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है, मीथेन। यदि मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ, मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई इसकी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हीट है वो रिलीज हो रही है, हीट क्या इसके अंदर रिलीज हो रही है, तो इसको क्या बोलोगे आप, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं इसको, आप हिंदी के अंदर ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर आप बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है एग्जिट होना, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है एग्जिट होना। यदि मैं इसको इक्वल करता हूँ, यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं 2 यूज करूंगा, ये कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या आपके पास H4 है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है, रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे सब आप सपोज कोई भी खाना खाते हो, ठीक है, आप चाहे कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स वगैरह कुछ भी चीज आप खाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। अब जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है C6H12
O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी जो भी चीज है वो हमारे किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फिर हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया अभी, ठीक है। ऑक्सीजन हम ले रहे, खाना खा रहे थे ना, उसके बाद ऑक्सीजन भी लेते हैं। हम रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करते हैं, और प्लस देखना यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होती है, जिसको आप हिंदी के अंदर ऊर्जा बोलते हो। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज, ठीक है। मैंने क्या, आपने खाना खाया, खाना किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। C6H12O6 आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। आपने ऑक्सीजन भी लेते हो आप, ठीक है, ऑक्सीजन ली, तो आप छोड़ निकाल देंगे आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है बॉडी के अंदर से, और एनर्जी है, एनर्जी यूज होती है। वो तो एनर्जी रिलीज होनी है, एनर्जी निकल रही है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 6, ये कार्बन वाला 6 हो जाएगा, और C6, देखिए कार्बन 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। H12 है, 6 2 या 12। O कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन 6 ही हो रहा है, 6 2 12 18 ये, तो 12 और 6 ये हो गया 18, ठीक है। तो ये होगी आपको व्हाई द रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कोल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। पता चलेगा वो कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन को आप, सॉरी, रेस्पिरेशन रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जांपल को, जो एग्जांपल आपने वहां किया था थर्मल डिकम्पोजिशन में, सेम एग्जांपल आप यहां लिखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको क्या होता है, हीट की जरूरत होती है इसको, ठीक है। हीट इवोल्व होती है इसके अंदर, हीट आती है इसके अंदर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट होता है। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है इसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर हीट इवोल्व हो रही है, इसके अंदर हीट आ रही है। इसको तो बोलोगे आप ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, और जो हीट छोड़ रही है, जिसमें से हीट निकल रही है, एक्सो का मीनिंग एग्जिट होता है, वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर, जो कि हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए डेफिनेशन मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आप कहो तो मैं इसको लिखवा भी सकता हूं, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, ये एक यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको इसको। आयरन प्लस CuSO4, ये क्या होता है आपके पास, कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट है। ये क्या करेगा, FeSO4, और प्लस क्या करेगा, ये कॉपर को इससे अलग कर देगा, ठीक है। In a chemical reaction, the chemical reaction in which a more reactive metal, replace less reactive metal, उसको क्या कहते हो आप, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं आप उसके अंदर। मीनिंग एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को या धातु को वहां से विस्थापित कर देता है, उसको बोलते हैं आप विस्थापन अभिक्रिया। देखो डिस्प्लेस मीनिंग अपने स्थान से हटाना। अब आयरन है, इससे मोर रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, इसको यहां से ये रिप्लेस कर देगा, और क्या करेगा, इसको उठा के इधर कर देगा, खुद इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन
अभिक्रिया। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे NaSO4 प्लस NaSO4 प्लस BaCl2 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेगा ये NaCl Na2SO4 सॉरी Na2SO4 NaCl और प्लस क्या हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आयंस है ना केवल उसका इंटरचेंज होता है, कि जो ये वाला देखो यहाँ पे SO4 और क्लोरीन का ही इंटरचेंज होगा, बाकी चेंजमेंट नहीं होता है। ये क्या होगा, जो सोडियम है, जो सोडियम है क्लोरीन है ये इसके साथ आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो सल्फेट है ये इसके साथ जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मीनिंग इंटरचेंजिंग ऑफ द आयंस ओनली टेक प्लेस। वह रिएक्शन जिसके अंदर देखो इसके अंदर द्विविस्थापन का मीनिंग क्या है, टू आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं, एक तो ये चेंज हुआ यहाँ पे और एक ये चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चेंजमेंट केवल एक ही हो रहा था आयरन आयरन का, तो इसको तो बोलते हैं द्विविस्थापन, मीनिंग डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ओनली आयंस का इंटरचेंज होता है, नॉट ए एलिमेंट्स। ठीक है, ना कि तत्व का। चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, देखिए जो हमारे अगली रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये भी रिडक्शन को आप हिंदी के अंदर बोलते हो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है उपचयन, मीनिंग गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन। और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, मीनिंग जिसके अंदर ऑक्सीजन लूज हो रही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है, उसको बोलते हैं आप रिडक्शन। एंड दूसरे ये तो ऑक्सीजन की फॉर्म में हो गया ये तो। ठीक है, और हाइड्रोजन में यदि इसके अंदर हाइड्रोजन लूज हो रही है तो उसको आप ऑक्सीडेशन भी बोलते हो, और इसमें यदि हाइड्रोजन इंक्रीज हो रही है तो उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन बोलते हो। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं मोस्टली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख ले। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे Mg प्लस O2, क्या आएगा, सिंपल वही एग्जांपल है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था MgO। आप देखो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो, उपचयन अभिक्रिया। जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, मीनिंग जिसके अंदर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच ए रिएक्शन लूज ऑक्सीजन या एन एलिमेंट लूज ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं आप रिडक्शन। या वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का होश होता है, ऑक्सीजन की हानि होती हो, उसको बोलते हैं आप अपचयन अभिक्रिया। अब यदि मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। सपोज कीजिए आपके यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या होगा, कॉपर और प्लस क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन हट रहा है इससे, तो क्या रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हो आप, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हो, अपचयन अभिक्रिया आप इसको बोलते हो। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के एक रिएक्शन लिखी जाती है जिसको बोलते हैं आप रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन, और जिसका हिंदी में भी नाम रिडॉक्स अभिक्रिया ही है, ये इससे अलग नहीं है। और इसका एग्जांपल सेम ही है, चाहे रिडक्शन हो, आप एक ही रिएक्शन आप लर्न करना, ज्यादा रिएक्शन रखने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या करना, कॉपर ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन यदि मैं यहाँ पे कॉपर है, सिंपली कॉपर है। ठीक है, कॉपर सॉरी, यदि मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराता हूं तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कॉपर अलग हो जाए यहाँ से और H2O यहाँ पे वाटर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, यदि ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है तो क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये उपचयन है। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है, ऑक्सीजन लूज हो रही है, तो ये क्या आपका रिडक्शन है, रिडक्शन है जिसको आप बोलते हो अपचयन।
मीनिंग द रिएक्शन इन विच oxidation as well as reduction both reaction are take place is called redox reaction मीनिंग वह अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रिया सम्मिलित है उसको बोलते हैं अब रिडॉक्स अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है, उसी को बोलते हैं आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। अब हमारे दो ही टॉपिक रहते हैं, एक तो है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। अब हम वो करते हैं। हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है केमिकल रिएक्शन डिफाइन, देन सेकंड क्वेश्चन हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन थर्ड क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसको बोलते हो अपचयन और उपचयन, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन। 9 रिएक्शन है टोटली। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। देखिए कोरोजन जिसको आप बोलते हो संरक्षण बोलते हो। कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट। देखो कोई भी मेटल है और उसके यदि वो मॉइस्चर की टच में आती है, किसी एसिड की टच में आती है, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है अलग कलर की, ठीक है। और उसको तो बोलते हैं कोरोड होना, किसी मेटल का कोरोड होना, संरक्षित होना, और उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आप कोरोजन संरक्षण बोलते हो, ठीक है। अब सपोज जैसे आयरन है, जब आयरन आता है, आयरन मेटल जब कोरोड होती है तो इसके ऊपर किस कलर की लेयर आती है? ब्राउन कलर की लेयर आती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XS2O। ये इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XS2O कि भी X वाटर के कितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना, इस पे किस कलर की लेयर आएगी? ब्राउन। आपने देखा होगा घरों के अंदर जैसे लोहे को जंग वगैरह लग जाता है, उसके ऊपर किस कलर की लेयर आती है? रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आती है वैसे, ठीक है। सिल्वर, जो सिल्वर होता है उसके ऊपर किस कलर की लेयर आती है? ब्लैक कलर की। आपने देखा होगा के अंदर आपके आप खुद भी यूज करते हो, जिसको आप चांदी बोलते हो हिंदी के अंदर, ठीक है। जो चांदी है, जो सिल्वर है, उसकी ज्वेलरी आप यूज करते हो, तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे जैसे वो ब्लैकनेस उसके ऊपर आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो कोरोड होना स्टार्ट हो गई है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है Ag2S, मीनिंग सिल्वर सल्फाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि सिल्वर जब कोड होता है तो किस कलर की लेयर आती है इसके ऊपर? ब्लैक कलर की, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर की, जिसको आप बोलते हो तांबा हिंदी के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर किस कलर की लेयर आती है? ग्रीन कलर की। अब घरों के अंदर जैसे फिटिंग वगैरह होती है, उसमें कॉपर के वायर यूज होते हैं। आप थोड़े दिनों के लिए आप उसको उस दिन के लिए किसी वायर को काट के बाहर डाल दो, यदि वो मॉइस्चर के टच में आएगा, बीच में बारिश कुछ भी है, किसी भी एसिड के टच में आएगा, वो एयर्स में या वाटर के टच में आएगा, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर जमनी स्टार्ट हो जाती है। और इसका मीनिंग क्या बनाना स्टार्ट कर देता है? वो कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। CO3 इंटू CuOH ट्वाइस, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये बनाना स्टार्ट कर देता है कॉपर कार्बोनेट। तो इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी कोरोजन के बारे में, आपके फॉर्मूला, आयरन यदि कोरोड है तो क्या फॉर्मूला होगा, सिल्वर यदि कोरोड है तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, और किस कलर की उसके ऊपर लेयर आती है। कॉपर यदि कोरोड है तो किस कलर की लेयर आती है। चलते अभी रेंसिडिटी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए रेंसिडिटी होता क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड कॉजिंग एन अनप्लीजेंट स्मेल। आप देखते हो कई बार खाने के अंदर से स्मेल आनी, ठीक है, और खाना कई बार खराब भी हो जाता है। इसको आप हिंदी के अंदर तो बोलते हो विकृत गंधिता,
ठीक है। जैसे खाने के अंदर से स्मेल आने, खाने खराब होना, मेनली ये सारी चीज होती है जो हमारा बासी खाना होता है उसके अंदर होती है। और इससे क्या होता है, जो आपका खाना होता है क्या खाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह पाता वो, उसको बोलते हो आप रेंसिडिटी। उसको क्या बोलते हैं आप, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इस रेंसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी जो फैट्स वगैरह है या ऑयल्स वगैरह है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। वो एयर टाइट, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनका यूज करते हैं, कि कंटेनर जो डब्बे वगैरह तो पैकिंग के लेते हो उनके अंदर से एयर नहीं जा सके तो उसको एयर टाइट कंटेनर कहते हैं। और जो चिप्स कुरकुरे वगैरह जो आप ले, चिप्स कुरकुरे वगैरह जितने भी पैकिंग के सामान खाते हैं जो बच्चे मोस्टली यूज करते हैं, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं ताकि उसके अंदर से स्मेल ना आए और वो खराब ना हो सके और वो खाने योग्य रह सके। आपने देखा कि कई बार कोई भी पैकेट वगैरह होता है चिप्स कुरकुरे का और उनके अंदर वो जैसे गैस वगैरह वो निकल जाती है तो उसके अंदर से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस तरह का यूज ना करें और कोशिश करें कि जिसके अंदर नाइट्रोजन फिल है या जिसके अंदर से गैस फिल है केवल वही आप चिप्स कुरकुरे का पैकेट ले, वैसा पैकेट ना ले उसके अंदर स्मेल आएगी और वो आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये फास्ट क्विक रिवीजन है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे बार मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कोई भी टॉपिक हमारा छूटा है, तो आप केवल आप इसी चैप्टर को कर ले, जो जितना भी मैंने आपको करा है इसको फास्ट रिवीजन कर लेना आप। ठीक है, थैंक यू।